हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडिया स्विफ्ट में। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत। इसका एक्सरसाइज ए का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है जो कि आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। और अगर आप सर्च नहीं कर पाते, सर्च करने पर आपको नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। हमने वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे प्रश्न समझे थे जो इबारती नहीं थे पर बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज बी में पूरा का पूरा इबारती प्रश्न। जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं सब के सब इबारती है। तो बता इसलिए रहा हूं, इस बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने प्रश्न को 2 से 3 4 बार नहीं पढ़ा और एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के जमाया नहीं और बनाना नहीं सीखा, सिर्फ आप शॉर्ट में हल समझ रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत होने वाला है। यही क्वेश्चन आप एक दिन बाद बनाएंगे तो आपसे नहीं बन पाएगा। तो आपको क्या करना है, बहुत ही पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है, लाइन बाय लाइन फिर उतारना है और फिर हल को समझना है। ठीक है, तो बुक नहीं होगा तो जब मैं प्रश्न पढ़ता हूं तो आपको बुक में प्रश्न मतलब कॉपी में प्रश्न उतार लेना है, और बुक होगा तो फिर निकाल करके बैठिए। हम पढ़ते हैं हमारा एक्सरसाइज बी। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति मनोरंजन पर 29 रुपये 50 पैसे खर्च करता है। ठीक है, 129 रुपये 50 पैसे खर्च करता है। उसकी आय का 1/4 भाग का 25% है। उसकी आय के 1/4 भाग का 25% है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखिए, बताया गया है कि एक व्यक्ति मनोरंजन पर 129 रुपये 50 पैसे खर्च करता है जो उसकी आय का 25% है। ठीक है, अब देखिए, उसकी आय नहीं पता पर जितना खर्च करता है वो उसकी आय का सिर्फ 25% है। ठीक है, हमने लिखा उसकी आय का 1/4 भाग का 25% ये है। ठीक, 129 क्या है, आय का 1/4 भाग का 25% है। अब हमने आय को आय रखा, उसका 1/4 भाग 25%, ये दोनों क्या है, 129 रुपये 50 पैसे है। आय अब यही रहेगा, इन दोनों को पक्षांतर करेंगे तो नीचे वाला ऊपर आता है और ऊपर वाला नीचे आता है जब आप पक्षांतर करते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिए। जैसे हमने पक्षांतर किया, 129.50 के नीचे में 25 आ गया और एक का एक रहेगा। अब एक को आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, और इनके जो 4 और 100 हैं ये ऊपर आ गए। अब यहाँ पर काटते समय ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर वाली संख्या या नीचे वाली संख्या दशमलव में है तो दशमलव ऐसे हटा सकते हैं। अब आपने दशमलव हटाया तो दशमलव के बाद 2 संख्या थी तो आपको नीचे में 2 0 लिखना है, इस तरह से, मतलब 100 लिख लेना है। अगर दशमलव के बाद एक संख्या होता तो आप 10 लिखते, 2 संख्या था इसलिए मैंने 100 लिखा, 3 होता तो मैं 1000 लिखता, 4 होता तो 10,000 लिखता। ठीक है, जितनी संख्या होंगी उतना 0 आप लगा सकते हैं। अब आपको लाइन्स बाय लाइन काट लेना है, 100 से 100 कट गया, 25 के पारे से ये कटेगा, जो बचेगा उसको 4 से गुणा करेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा 2072 रुपये। ठीक है, तो काटना आपको है ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो, और कृपया आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि आपकी जो मानसिक शक्ति है कैलकुलेशन करने की वो खत्म हो जाती है जब आप सिंपल से जोड़ने घटाने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पेपर में समय बचाना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप हल करते हैं ना तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर अपना दिमाग लगाइए, खुद से गुणा भाग कीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न सुनिए क्या कहा गया। एक व्यापारी अपनी आय का 3% दान में दे देता है, आय का 90% परिवार में खर्च कर देता है, जबकि उसके पास 1750 रुपये शेष रहते हैं, तो उस व्यापारी की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जो जो दिया है देखिए, हम शॉर्ट में पहले लिखते हैं। तो आय का 3% दान कर देता है और जो बचा उसका 90% वो परिवार में खर्च कर देता है। इस प्रकार के उसके जो पैसे के जावक हैं वो 2 तरह के हैं, एक दान में और एक परिवार के खर्च में। कुल मिलाकर कितने खर्च हो गए, तो कुल खर्च हो गया उसका 93%। अपनी आय का 93% वो खर्च कर देता है, 93%। अब कितना बचा, तो 100% के आय में से 93 चले गए तो 7% बचा, तो जो 7% बचा वो आपकी शेष आय है। ठीक है, जबकि शेष आय इनकम में दिया गया है रुपए में 1750, है ना। तो जो 1750 है वो 7/10 जो 7% है उसके बराबर है, इसलिए आपने लिखा आय का 7% क्या है, 1750 बराबर है। तो ये जो बट्टे में संख्या है वो पलट किधर आएगी, तो 100 ऊपर आएगा, 7 नीचे आएगा, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंचे 35। ठीक, 0 में 2 0 और लगा दो 250 में, तो ये हो गया आपका 25,000 होगा। ठीक है, कितना होगा, 25,000 होगा। अतः हम कहेंगे उस व्यक्ति की इनकम कितनी है, 25,000 रुपये है। ठीक है, आय का अपने आय का 3% दान,
90% परिवार में खर्च, तो कुल हो गए 93। 100 में 93 घटा दो 7 बचा। अब जो कुल शेष बचत होती है और जितना भी शेष आपका परसेंट है वो दोनों बराबर होंगे, तो बस पक्षांतर करो, डिवाइड करो और आपका आंसर लाओ। ठीक, दोनों प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न अब ध्यान से सुनिएगा। एक फल विक्रेता के पास कुछ आम है, ठीक है, लिखिए। एक फल विक्रेता के पास कुछ आम है जिसमें से 10% खराब हो जाने के कारण उसने फेंक दिया, या आप समझ सकते हैं 10% खराब हो गए, ठीक है। शेष के 75% बिक गए, फिर भी उसके पास 90 आम बच गए, तो बताइए उसके पास कितने आम थे, ठीक है। उसके पास कुल आम हमें नहीं पता। ऐसे प्रश्न में मान के चलना है कि माना उस व्यक्ति के पास 100 आम थे। कितने आम थे? 100 आम। उस 100 आम में 10% खराब हो गए, मतलब 10 आम खराब हो गए, तो फिर कितने आम बचे आपके पास? 90 आम बचे। अब जो बचा है उसका 75% बिक गया, 25% बिक गया, तो 90 का 75% हुआ ये, जिसको आप काटोगे तो दशमलव में आएगा, नहीं काटोगे तो ये 2 से और कट जाएगा, तो 135 समथिंग रहेगा, बटे में 2 रहेगा। अब देखिए ध्यान से, जो 90 है उसका 75% नहीं है, तो इसको भी 90 में से घटा दो, तो और आपको पास शेष पता चल जाएगा कि बिकने के बाद कितना बचा। तो 90 माइनस शेष वाली हमने आई घटाई, है ना, जो बिक रहे हैं वो। तो बिक रहे घटाने के बाद अपने को लास्ट शेष मिलेगा। तो अब देखिए, बट्टे वाली संख्या को बिना बट्टे वाली संख्या के साथ जब जोड़ते घटाते हैं तो ये इसके साथ गुणा करता है, इसलिए पहले गुणा करेंगे। तो 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा गुणा करने पर 360, ऊपर में माइनस 270 रहेगा, बट्टे में 4 भी रहेगा। दोनों को घटाएंगे तो आपका डिफरेंस जो निकलेगा वो 90 का रहेगा, लेकिन बट्टे में 4 रहेगा। अब 90 को 4 से काटेंगे या 2 के पहाड़े से दोनों को काटेंगे तो 45/2 आएगा। अब आप सही बट्टे में लिख करके अभी बना रहे हैं, चाहे तो दशमलव में भी लिख के बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 100 आम में से 10 आम खराब हो गए, 90 आम बचे। अब जो कुल आम बचे उसमें से 75% बिक गए, तो बिके हुए माल को आप घटाएंगे तो बचेगा शेष माल, ठीक है। तो शेष उसके पास इतने आम है। अब देखिए शेष आम 45/2, लेकिन उस व्यक्ति के पास कुल कितने आम थे? 100 आम थे। तो शेष एक आम का कीमत कितना हो जाएगा? तो जो भी मान है उसको पक्षांतर कर दो, है ना, कीमत नहीं, शेष कुल आम कितने हो गए। तो देखिए जितने भी शेष आम थे और जितने भी कुल आम थे उन दोनों का आप गुणा कर देंगे। अब आपको ध्यान रखना है, शेष आम की संख्या बताया गया है 90 आम बचे, तो आपको 90 का गुणा करना है उसमें, क्योंकि शेष आम की संख्या आपको स्पष्ट बताया गया है ना। तो आप इस तरह से डिवाइड करेंगे तो फिर आपको कुल आम पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? कुल आम कितने हैं, ठीक है। तो देखिए लास्ट वाली लाइन याद रखिए, शेष आपके पास जितना भी आम बचा, कुल 100 आम आपने माना था, दोनों का गुणा कीजिए, क्योंकि एक से आम की कीमत निकाल रहे हैं। परंतु आपको याद रहे प्रश्न में अलग से दिया है कि शेष आम उसके पास 90 बचे थे, तो 90 का भी गुणा करेंगे। 45 दूनी 90 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 4 का गुणा 100 से करेंगे तो 400 हुआ। अतः उस व्यक्ति के पास कुल 400 आम थे। समझ आया? बिल्कुल बेसिक से बताया हूँ, एक एक चीज़ आपको सॉल्व करके बताया हूँ। तो यही आपको भी करना है। समझ जाते हैं तो वीडियो को रोकिए और आप भी साथ साथ बनाइए या तुरंत उसको बनाने का कोशिश करें, ठीक है। अब मैं आगे का प्रश्न पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिए, सुनिएगा। किसी कॉलेज में 15% छात्र दैनिक यात्री हैं, शेष के 25% छात्रावास में रहते हैं। यदि इनके अतिरिक्त 3366 छात्र हो तो कॉलेज के छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, तब तक आप बनाइए। चलिए आगे के प्रश्न को समझते हैं। अब हमने प्रश्न लिखा जो अभी हमने आपको पढ़ के बताया था कि किसी कॉलेज में 15% छात्र दैनिक यात्री हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि वहां पर कुल छात्रों की संख्या 100 है, जिसमें से 15% क्या है? दैनिक छात्र हैं, ठीक है। ये 15, तो 100 में 15 घटा दें, आप कितने पास, आपके पास कितने बचे? 85 छात्र बचे। उनमें से कुछ क्या है? छात्रावास में रहते हैं, कुछ ना, सब नहीं, कुछ, ठीक है। तो कितने परसेंट है? तो 25% है। तो जो बचा 85 उसी का 25% हुए, तो ये आपका 85% निकला, 85/4। पर आपको ध्यान देना है, प्रश्न में आगे कहा गया है यदि इनके अतिरिक्त 3366 छात्र और हो तो, ठीक। यात्री जो यात्रा करके आते हैं, जो छात्रावास में रहते हैं, इनके अतिरिक्त कुछ और है, तो शेष ये नहीं है, शेष अभी आपको और निकालना है। जैसे कि आपने देखिए 100 में पहले 15 यात्रियों को घटाया, ये शेष बचा, लेकिन इसमें अभी कुछ क्या शामिल थे? छात्रावास के थे, आपने छात्रावास की संख्या निकाली जो बचे हुए उनमें से, ठीक। लेकिन अभी शेष नहीं पता, ये तो उनकी संख्या है,
है ना। अब आप क्या करेंगे, जो छात्रावास की संख्या निकली उसको फिर से 85 में घटाएंगे तो पता चलेगा शेष कितना बचा। वही काम फिर से करना है, 85 का गुणा 4 से, फिर 85 के साथ घटाएंगे तो आपका आएगा 255/4। अब आपको पता है कि 255 छात्र के अतिरिक्त अगर कुल छात्र आप कुल छात्र की संख्या ज्ञात करें तो हमें पता है कुल छात्र 100 है। एक अतिरिक्त छात्र का निकालना है तो 55 नीचे आएगा, 255 नीचे आएगा, ठीक है। इसका 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जो इसके 4 है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब आपको पता है अतिरिक्त छात्रों की संख्या 3366, तो इनमें 3366 का गुणा करना है, डिवाइड करेंगे तो फिर आपका आंसर आएगा 5280। अतः कुल छात्र कितने हैं, वहाँ 5280 है। बनाने का सीक्वेंस बिल्कुल वैसा है जैसा आपने भी इससे पहले के प्रश्न को समझा, और आगे के भी प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, तो धीरे धीरे आपको ये स्टेप याद भी हो जाएगा, ठीक है। सेम काम देखिए अगला प्रश्न में करना है, जो कि है आपका 5वां। लवली अपने मासिक वेतन का 20% बचाती है, लेकिन वस्तुओं की महंगाई बढ़ने के कारण उसके वह 20% बढ़ गए। अब वह केवल 20 रुपए का मासिक बचत करती है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए लवली की प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं वो लवली मासिक 100 रुपये कमाती है, तो हमने लिख लिया मासिक उसका 100 रुपये का इनकम। इस पे आपको ध्यान देना है कि 20 उसके खर्च होते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है, हाँ 20% बचाती है, अच्छा अपने मासिक वेतन का 20% बचाती है, ठीक है भाई। तो उसका व्यय कितना हुआ, उसका व्यय 80 हुआ, ठीक है। आप इस तरह से घटा कर निकाल सकते हैं या दिमाग से बता सकते हैं कि कोई 20% बचत करता है मतलब 80% खर्च करता है। तो बचत निकालने के लिए उसकी खर्च निकालने के लिए, क्योंकि बचत तो पता है खर्च निकालना है, तो 100 में आप 20 को घटा दीजिए, तो जो 80 बचा वो उसका खर्च है। महंगाई बढ़ने के कारण 20% उसके खर्च और बढ़ गए। खर्च पहले 80 था, 20% और बढ़ गया, तो 80 का 20%, तो 80 का 20% आप निकालेंगे और 80 में जोड़ देंगे, क्योंकि खर्च और बढ़ गया। तो पहले खर्च 80 था और बढ़ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, 80 का जो पहले खर्च था और फिर आपको 80 का ही 20% निकालना है। तो 80 का इस तरह से आपको निकालना है 20%, 8 दूनी 16 रुपए। आप लिखेंगे कि 16 रुपए की बचत हुआ। कुल खर्च खर्च किया तो कुल खर्च कितनी हो गई, पहले 80 फिर अभी 16 रुपए का और बढ़ चुका है, तो कुल मिलाकर 96 रुपए को खर्च कर देती है, ठीक। आगे देखिए लवली की वर्तमान बचत 100 में 96 घटाने के बाद सिर्फ 4 रुपए का है। हमने लिखा वर्तमान बचत 4 है तो कुल वेतन 100 है ना। अब आपको बचत पता है कितना, 20 रुपए। वो कितना बचत करती है, 20 रुपए का बचत करती है, ठीक है, नीचे बताया गया। अब आपको पता है 4 नीचे आएगा, 20 गुणा हो जाएगा, इससे आपकी कुल आय पता चलेगी। तो उसकी कुल आय 4 पंचे 20, 5 और 100 का गुणा करेंगे तो 500 ही होगा। हम कहेंगे उसकी कुल आय कितनी है, 500 है। समझ आया, बनने का सीक्वेंस बिल्कुल वैसी है। अगला प्रश्न देखिए वो भी बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है। 6वें नंबर का प्रश्न वो क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 9/10 भाग घरेलू कार्य में खर्च कर देता है, शेष जो बचा उसका 90% दान कर देता है, तब उसके पास जो बचत है वो 1750 है। ऐसे प्रश्न जिसमें सिर्फ खर्चे होते हैं और कुछ बचत पता चलती है, ये आप चक्रवृद्धि बीज के फार्मूले से बना सकते हैं। तो नियम ध्यान में रखिए और प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। मानो उस व्यक्ति की आय 100% है, 9/10 भाग खर्च करता है, तो वो कितना प्रतिशत खर्च करता है, तो ध्यान दीजिए 100 का गुणा करेंगे अगर आपको बटे में चीजें पता हो तो 100 गुणित 90/100। अब आपने निकाला तो 90% निकला, इसका मतलब वो 90% खर्च करता है, ठीक। उसके बाद भी जो बचा उसको 30% और खर्च कर देता है। बचत आपको पता है, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला दे दिया, फटाक से आपको निकालनी है कुल राशि। तो बचत बराबर मूलधन, फिर जितने की दर से उसने खर्च किया, दोनों दर को लिख लीजिए, 1 माइनस दर बटे 100। आपको पता होगा अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज बनाया होगा तो बचत हमने लिखा इस तरफ, मूलधन यही पी का पी है, पहले 90% के खर्च फिर 30% के खर्च। डिवाइड करेंगे तो देखिए ये दोनों कटे, 10 से कम 10 में 1 जाएगा, 10 से कम 10 में 9 जाएगा, तो 10 में 9 जाएगा, 1/10 बचेगा। अब वो 1/10 इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे पूरी तरह से, तो ध्यान दीजिए 10 ऊपर आएगा तो इसके साथ 10 गुणा करेगा, 1 नीचे रहेगा। यहाँ पर अगर मैं काटूं तो 10 से कम 10 में 3, 10 में 3 जाएगा, 7 बचेगा, तो 7/10, लेकिन 10 ऊपर 7 नीचे आएगा, ठीक। इस तरह से आपको बनाना है, मैंने शॉर्ट में कर दिया, आपको एक स्टेप में काट के लिखना है, फिर पक्षांतर करना है। तो कुल मिला के पक्षांतर करना है, इस तरफ पी वही रहेगा। अब देखिए 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंचे 35, 7 0 2 0 और लगाना है, तो आपकी इनकम निकली 25,000 रुपये। समझ आया।
लगभग 4 प्रश्न ऐसे निकले जिनके बनाने का तरीका बिल्कुल सेम था, उसको छोड़ करके। समझ आया? तो आपको करना यही है कि ऐसे जितने भी प्रश्न हैं उसको भी पूरा हल करना है, साथ ही साथ उदाहरण में भी देखना है कि आपको एग्जाम्पल में आपके पास कितने प्रश्न हैं। सारे प्रश्नों को हल कीजिए और एक एक पढ़ करके हल कीजिए, ताकि ऐसे कितने भी प्रश्न बदल कर एग्जाम में आए तो आपसे बने छूटे ना। ठीक है। 7वां प्रश्न, किसी कार्य को करने के लिए मटेरियल 175 रुपए का तथा श्रम 125 रुपए का लगता है। ठीक है। यदि मटेरियल की लागत को 12.5% तथा श्रम की लागत को 7.5% बढ़ा दिया जाए तो उस कार्य की वर्तमान लागत में तथा लागत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। काफी सरल प्रश्न है, चलिए मिटा करके बताता हूं आपको। तो 7वां प्रश्न, कार्य की लागत 175 और श्रम की लागत 125, तो कुल लागत कितनी हो गई? 300 की। ठीक है। आगे देखिए, मटेरियल की लागत 175 और उसमें 12.5% की वृद्धि हुई, तो मटेरियल 175 है, उसका वृद्धि हुआ और उसको उसमें जोड़ देना है ना, तभी तो कुल पता चलेगा। तो आपको 175 तो लिखना ही है क्योंकि ये पहले का है, पर अभी उसमें और बढ़ रहा है, तो उसी राशि में बढ़ रहा है तो उसका निकाल के फिर जोड़ेंगे। तो आपको लिखना है 12 दूनी 24 और 25/200, डिवाइड करने पर आएगा आपका 21.875, 875, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 196.875। ठीक। आगे देखिए, श्रम की लागत में वृद्धि, तो श्रम की लागत थी 125, उसमें हुआ 7.5% की वृद्धि, तो 125 सेम उसी की तरह से 7 दूनी 14 15/200 होगा, डिवाइड करेंगे इनका तो निकलेगा आपका ये 9.375, जोड़ने के बाद हो जाएगा 134.375। ठीक। आगे देखिए, अब वृद्धि होने के बाद वर्तमान लागत कितनी हो गई, तो जो नया निकाले उनको जोड़ करके बताएंगे, है ना। तो वर्तमान लागत हो गई, दोनों को जोड़ने के बाद 196 मटेरियल की लागत और 134 श्रम की लागत, दोनों को मिला करके हुई वर्तमान लागत 331.25। ठीक है। आपको निकालना है वृद्धि का प्रतिशत, तो आपको सबसे पहले वृद्धि कितने का हुआ वो बताना है। तो आप ध्यान से देखेंगे, पहले आपका 300 था, अभी आपका वो 331 हो गया, तो 300 और 331 को आपस में घटाएंगे तो 31.25 निकलेगा। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करना होता है वर्तमान की लागत से भाग दे करके, तो वर्तमान में ये था, मतलब पहले ये था, है ना। तो आप लिखेंगे अभी जो वृद्धि हुआ कुल मिलाकर के इतना, माइनस उसमें 300 घटाना है क्योंकि वो पहले का है, उसी को नीचे भी लिखना है, गुणा 100 को करना है, तो आपका जो प्रतिशत निकलेगा वो ये, और ये आपका आंसर है। क्लियर? सही बटे में आप रख सकते हैं या तो फिर आपको इसी को परसेंटेज में बता देना है। ठीक है। तो ये फिर आपका आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर के प्रश्न में। सुनिए ध्यान से क्या कहा गया है। 8 लीटर सरसों का तेल, 5 लीटर मूंगफली के तेल का मूल्य 1150 है। ठीक है, 1150। यदि सरसों के तेल का 10% भाव बढ़ जाता है और मूंगफली का 20% बढ़ जाता है तो वर्तमान मूल्य उनका बढ़ने के बाद हो जाता है 1310। तो दोनों प्रकार के तेलों का प्रति लीटर ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए, माना सरसों के तेल का भाव 100 रुपये था और मूंगफली का y रुपये था। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ों का आपको x y मान के बनाना है, हमने कर लिया। आगे देखिए, इसका 8 लीटर, इसका 5 लीटर, तो x वाले में 8x लिखे, y वाले में 5y लिखे, दोनों का वर्तमान मूल्य है 1150, समीकरण 1। ठीक। अब सरसों में 10% की वृद्धि और मूंगफली में 20% की वृद्धि, तो उनको हमने x माना था, वृद्धि हुआ, तो ध्यान से देखिए, x में x का 10% लिखना है, तो ये 10 से कम 10x हो जाएगा, 100 से कम 100x में 10 जोड़ेंगे तो 110x/100 होगा, 0 से 0 कटेगा तो 11x/10 हुआ। y वाले में आप क्या करेंगे, y में y का 20% वृद्धि करेंगे तो ये y तो y रहेगा, पर ये 20y हो जाएगा, है ना। 20y में फिर अब 100 में 100 से कम 100 प्लस 20y, तो ये जोड़ करके होगा 120y/100, 0 से 0 कटेगा तो 12y/10 हुआ। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, पर ये बेसिक से मैंने आपको बता दिया। ओके, आगे देखिए, दोनों में अपने को लीटर पता था, एक था 8, एक था 5, दोनों में गुणा कर दिए, क्योंकि देखिए सेम वहां भी हमने 8 का गुणा करा,
वरना हम सिर्फ एक्स वाई लिख करके बना सकते थे, पर हमने गुणा किया 8 का। सेम काम यहाँ भी करना है। ठीक, गुणा करने के बाद आपका ये आएगा, परंतु हर असमान है तो इसमें भी 5 का गुणा करेंगे, तो गुणा करने इसमें 5 का गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, लेकिन दोनों के बट्टे में 5 आएगा, उस 5 को पक्षांतर करेंगे तो वो 1310 से गुणा करेगा तो वो हो जाएगा 6550। ठीक, जिसको मैंने इधर आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, पहला समीकरण और दूसरे समीकरण ये जो बना इन दोनों को डिवाइड कर देना, आपस में घटा देना है। ठीक है, माइनस करना है। दोनों को जब आप घटाएंगे तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर जो x और y की वैल्यू है वो उससे कई ज़्यादा है, तो यहाँ पर दोनों पक्ष समान होने चाहिए। ये आपने एक अध्याय में सीख लिया है, दो समीकरण को आपस में घटाना। ध्यान क्या रखना है, या तो x समान होना चाहिए या तो y समान होना चाहिए, दोनों में से एक समान होना ही चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर y को समान करना चाहा समीकरण 1 में, क्योंकि यहाँ 30 है y के साथ, यहाँ 30 ला सकते हैं 6 का गुणा करके, तो 6 का जब गुणा करूंगा तो 8 छक्का 48, 6 पंचे 30, अब 1150 का गुणा 6 से करेंगे तो 6900। दोनों आपस में घटेगा, तो घटाने के बाद आपका इधर बचेगा 4x। ठीक है, वो दोनों आपस में घट के बचेंगे 350। 4 को पक्षांतर करेंगे तो 350 के नीचे आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो दशमलव में आपका x का मान निकल जाएगा। इसी मान को आप समीकरण 1 में रख सकते हैं, जो कि ये था, जहां पर हमने x की वैल्यू रख दिया यही 350/4। 4 दूनी 8, 350 में 2 का गुणा करेंगे 700 होगा, प्लस 700 इधर आके माइनस 700 होगा, तो 1150 में 700 घटेगा तो आपके पास बचेगा 450। y के साथ 5 है वो पक्षांतर करेंगे तो नीचे आएगा 5 × 45 90 निकला। अतः आप बता सकते हैं कि सरसों तेल अभी 87.50 का है, 87 रुपये 50 पैसे, और ये क्या था y वाला, मूंगफली का तेल, इसकी वैल्यू कितनी है 90 रुपये वर्तमान में। तो ये हुए आपके दोनों आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक, इस तरह से आपको बनाना है। अब आगे के प्रश्न सुनिए, ये आपके लिए होमवर्क। सुमित ने 50,000 की पूंजी से एक व्यवसाय आरंभ किया, 20% की हानि उठाई, शेष पूंजी उसने अन्य व्यवसाय में और 5% का लाभ कमाया। ठीक है, ठीक, देखिए ध्यान से, ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जब हानि होती है तो आपको माइनस करना है, जब लाभ होती है तो आपको प्लस करना है। तो इससे पहले मैंने आपको जो प्रश्न बताया था, प्रश्न नंबर 6वां, जहां पर आपने कमी और वृद्धि को एक फार्मूले से बनाया जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला था, सेम काम यहां भी करना है। आपको जब पता चल गया स्पष्ट रूप से कि कुछ बढ़ा है तो आप 1 प्लस कर देना, लेकिन अगर घाटा हुआ है तो यहीं पर आपको 1 माइनस कर देना है। ठीक, सेम यही करके आपको बनाना है। तो 9वां आपको बनाना है, बना करके देखिए, जो लगाया गया धन है वो मूलधन है 50,000 रुपये, आपको मिश्र धन निकालना है, ये समझ जाइए। ठीक, तो 9 बनाए और हमें अपना कमेंट करके बताएं कि हाँ हमारा आंसर आ गया। 10वां सेम प्रश्न है, 10वां, थोड़ा सा आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ करके जमाना है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक, उसी सीक्वेंस से आपका 11वां भी बन जाएगा। 12वां क्या है, 12वां एकदम बेसिक डिटेल से बनेगा, जैसा आपने अभी सब क्वेश्चन को बनाया समझा उसके हिसाब से 12वां बन जाएगा। इसको भी ध्यान से पढ़ करके बनाइएगा, सभी प्रश्न में बचत दिया और खर्च दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है अगर आपने ध्यान से 1 से लेकर के 7-8 तक के प्रश्नों को समझा तो आपसे 9 से लेकर के 12 तक के प्रश्न बन जाएंगे। तो हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा समझाना आपको समझ में आया कि नहीं, और आपके क्या क्या डाउट छूट गए। तो इस उम्मीद के साथ कि आप होमवर्क जरूर करेंगे और हमें कमेंट करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान दें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके जरूर पूछें। और आपको मैंने बताया था, आपका कोई भी डाउट छूट गए, कोई भी छोटा सा प्रश्न आपसे नहीं बनता है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, कमेंट माध्यम से बताइए कि इस चैप्टर के इस टॉपिक का इस प्रश्न हमें समझना है। ठीक है, तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।